गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं, बहारे हमदर्द। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। अभी उनके परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जन्म, उनका जन्म जो है वो 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ। परिचय, अभी उनका जन्म कब हुआ, हमने देखा कि उनका जन्म जो है 1942 को अकोला महाराष्ट्र में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। अभी इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है वो देखेंगे। प्रमुख कृतियाँ: हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य, आज़ादी की धुन, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि। ये जो पाठ है गद्य संबंधी, तो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में इसकी जो विधा है पाठ की वो क्या है, हास्य व्यंग्य निबंध है। हास्य व्यंग्य निबंध साहित्य की एक लोकप्रिय विधा बन गई है। इसमें आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे व्यंग्य की पैनी दृष्टि से धारदार करके प्रस्तुत किया जाता है। इसमें घटना को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो भी घटना घटती है उसे बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहा जाता है हास्य व्यंग्य निबंध। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। अभी किस प्रकार हमदर्दी जो है वो कभी कभी पीड़ादायक बन जाती है, वो हम जब पाठ सीखेंगे तब हम उसे देख सकेंगे, तब हमारे समझ में वो आ जाएगा। तो अभी देखिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बहारे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। अभी देखो, जब जो भी दिन था उस दिन लेखक जो थे वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर यानी पूंजी, श्रम, भूमि, तकनीकी, इन पर निजी स्वामित्व या अधिकार होता है, उसे क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे कहते हैं। तो लेखक क्या करके आ रहा था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण जो है वो सुनकर आ रहा था। तो सामने से एक कार आ रही थी, जैसे वो सुनकर आ रहा था उसी तरह वो उनके सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जो भाषण सुनकर आ रहे थे उस भाषण के प्रभाव जो लेखक पर हुआ था, उस प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया। अभी देखो, साइकिल को जोश आ सकता है क्या, नहीं, अगर चलाने वाला जोश में होगा तो ही साइकिल जोश में चलेगी ना। और कार को गुस्सा थोड़ी ना आएगा, कार चलाने वाले को गुस्सा आएगा, करेक्ट। या साइकिल को यहाँ पर लेखक हास्य प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं कि साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को अधिक गुस्सा आया था, ये निश्चित रूप से लेखक नहीं जानता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। लेकिन जब लेखक की साइकिल और वो सामने वाली कार जब करीब आए यानी नज़दीक आए
तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से यानी तिरस्कार की नज़र से देखते हुए आपस में जा भिड़े, यानी दोनों की क्या हो गई, टक्कर यहाँ पर हो गई, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। अभी लेखक को ऐसे लगता है कि मैंने खामखा यानी बिना वजह के मैंने क्या किया है कि जो पूंजीवादी और समाजवादी साहित्य का जो विषय था उसके झगड़े में टांग अड़ाई। अभी यहाँ पर टांग अड़ाना, टांग अड़ाई, यहाँ पर आपको ऐसे मुहावरा पूछा जा सकता है बच्चों, टांग अड़ाना, तो उसका अर्थ क्या होता है, बाधा डालना। ठीक है, ये मुहावरा है टांग अड़ाना, उसका अर्थ क्या होता है, बाधा डालना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि लेखक जो जोश में, देखो हम कभी कोई भाषण सुनते हैं तो कुछ देर के लिए हमारे अंदर बहुत ही जोश उत्पन्न हो जाता है। समझो कभी हमने सुना कि दूसरों को मदद करनी चाहिए वगैरह वगैरह, उसके अच्छे परिणाम क्या होते हैं। अगर ऐसा हमने सुना तो हमें उतना थोड़ी देर के लिए क्या ना हो हमें जोश चढ़ जाता है। किसी काम से रिलेटेड अगर हम भाषण सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो हमें जोश चढ़ जाता है। उसी तरीके का जोश जो है वो लेखक पर चढ़ा हुआ था और वही भाषण सुनकर शायद कार वाले को गुस्सा आ गया था। वो दोनों का ही ध्यान नहीं था और क्या हो गया था, लेखक की साइकिल और कार, सामने से आ रही कार, दोनों में क्या हो गई थी, टक्कर हो गई थी, वो एक दूसरे से टकरा गई थी। और उसका परिणाम क्या हुआ था, तो लेखक की टांग टूट गई थी। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। अभी यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं कि जो दुर्घटना हुई है उसके बाद भी आज इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े कि अरे बाबा कोई दुर्घटना होती है, देखो जब भी कोई दुर्घटना होती है तो कुछ लोग आजू बाजू में लोग खड़े हो जाते हैं, तो सब लोग मदद के लिए दौड़ते हैं क्या, नहीं, तो उनमें से कुछ लोग क्या होते हैं, तुरंत दौड़ कर आते हैं, उस व्यक्ति की मदद करने का प्रयत्न करते हैं, अगर उसे ज़रूरत हो तो अस्पताल पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यानी लेखक यहाँ पर अभी बता रहा है कि दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यानी लोगों में इंसानियत आज भी है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े कि आज भी इंसानियत जीवित है, वो मरी हुई नहीं है। यह दिखलाने के लिए कुछ लोग जो है वो लेखक की तरफ दौड़कर आए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। जैसे ही लेखक की आँख खुली उसने क्या किया, जैसे वो होश में आ गया तो उसने क्या देखा, अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। उसने क्या पाया, अपने आप को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द यानी लेखक के आजू बाजू में, लेखक के आजू बाजू में जो थे वो कुछ परिचित अपरिचित यानी जिसे वो जानता है जिसे वो नहीं जानता है, ऐसे कुछ चेहरे खड़े थे, यानी ऐसे लोग जो थे वो उसके आजू बाजू में खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। जैसे ही लेखक की आँख खुली तो आँख खुलते ही जो लोग थे वहाँ पर उनके चेहरों पर जो थी वो अजीब सी उत्सुकता की लहर दौड़ गई, यानी अजीब सी उत्सुकता उनके चेहरे पर दिखाई दी। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। लेखक ने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। कराहते हुए यानी वेदना में तड़पते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ लाया गया है। यानी जैसे वो होश में आया, अपने आजू बाजू में लोगों को देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्सीडेंट की वजह से, उसने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ लाया गया है। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका था। देखो अभी लेखक ने जैसे सवाल पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो एक जो चेहरा था उस चेहरे ने क्या बताया, यानी जब बिना जाना पहचाना हुआ चेहरा था, उस चेहरे ने लेखक को बताया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। जो सार्वजनिक अस्पताल है उस अस्पताल में आप प्राइवेट वार्ड में भर्ती किए गए हो। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपका जो था वो एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है।
यानी आपको और कहीं लगा नहीं है, तो आपको सिर्फ पैर पर क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब डरने की कोई चिंता नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, आप ठीक हो। सिर्फ क्या हुआ है, आपकी पैर की हड्डी टूटी है, उसका फ्रैक्चर आपका हुआ है। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, एक चेहरा इतनी तेज़ी से, यानी बहुत ही फास्ट वो क्या करता है, आंसर देता है। लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका था। उसका आंसर सुनकर, यानी देखो, अगर ऐसे कहा गया आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, आप घबराने की कोई बात नहीं है। यानी इतनी तेज़ी से वो बोल रहा था कि लेखक को ऐसे लग रहा था कि मेरा होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। यानी ये जो न्यूज़ है वो लेखक को देने के लिए, ये जो बात है वो लेखक को बताने के लिए ही वो इतनी देर तक हॉस्पिटल में रुका हुआ था, लेखक के होश आने तक, इसलिए वो वहीं पर रुका हुआ था। देखो, कई बार क्या होता है, अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कई लोगों की दिलचस्पी क्या होती है कि क्या घटना हुई है वो बताने की दिलचस्पी उनकी रहती है। शायद इसी तरीके का यह इंसान होगा, ऐसा लेखक का ख्याल है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। जैसे उस व्यक्ति ने बताया कि आपके पैर का एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है, तो वो क्या, लेखक क्या करता है, अपनी टांगों की ओर देखता है कि मेरे टांगों को हुआ क्या है। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी। लेखक की जो एक टांग थी, जो एक पैर था, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ही सही सलामत था, यानी बहुत ही ठीक ठाक था। और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। और जो दूसरी टांग थी, वो दूसरी टांग जो है वो रेत की थैली जो थी, उस रेत के थैली के सहारे क्या कर गई, सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी, यानी उसे सपोर्ट दिया गया था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अपनी ये जो अवस्था है वो देखकर लेखक के दिमाग में, लेखक के मस्तिष्क में एक नया मुहावरे का जन्म हुआ, एक नया मुहावरा उन्हें सूझा। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। देखो, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, ये जो मुहावरा है उनके दिमाग में आया कि अभी मेरी टांग टूटी है, तो अभी मुझे क्या करना होगा, कुछ दिन के लिए ये जो सार्वजनिक अस्पताल है उस अस्पताल में मुझे कुछ दिन यहाँ यहीं पर बिताने होंगे। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। देखो, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही, यानी सार्वजनिक अस्पताल यह शब्द सुनते ही लेखक जो है वो कांप उठा। देखो, कांप उठना ये भी क्या है, एक मुहावरा है। कांप उठा यानी क्या, भयभीत होना। जैसे उसने सुना कि मैं सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हूँ, तो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही, देखो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही वो क्यों भयभीत हो गया, उसके पीछे कुछ रीज़न है। आज हम देखते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल की स्थिति कुछ बेटर है, लेकिन हम लेखक का काल देखेंगे तो उस काल में इतनी ठीक सार्वजनिक अस्पताल की स्थिति नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक अस्पताल होते हैं उनमें भीड़ भाड़ अधिक लगी हुई रहती थी, जिसमें मरीजों की सेवा और देखभाल ठीक से नहीं हो पाती थी। इसलिए क्या हुआ कि ये जो सारा दृश्य है वो सुनकर, वो ख्याल सुनकर, लेकिन आज उससे कहीं बेटर परिस्थिति जो है सार्वजनिक अस्पताल में है। लेकिन लेखक के समय का अगर हम विचार करेंगे उसके कालखंड का, तो सार्वजनिक अस्पताल की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह थी, यानी ठीक नहीं थी। इसलिए सार्वजनिक अस्पताल यह सुनते ही, ये ख्याल आते ही लेखक जो है वो कांप उठा, यानी भयभीत हो उठा, उसे डर लगने लगा। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है। अभी देखो, अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है। अस्पताल से कौन नहीं डरता, छोटे बच्चों से लेकर कई बार बड़े लोग भी क्या करते हैं, अस्पताल के नाम से डरते हैं। छोटे बच्चे तो पहले ही रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं, अस्पताल में नहीं जाना, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, अस्पताल में जाएंगे तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, इसके वजह से वो डरते हैं। बड़े लोगों को भी अगर अस्पताल जाना है तो क्या होता है, टेंशन आता है कि अभी डॉक्टर न जाने पता नहीं क्या क्या टेस्ट करने के लिए कहेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। तो अस्पताल ये शब्द सुनते ही बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। इसलिए लेखक क्या कहता है, अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, यानी डरावना शब्द ये होता है। फिर यदि
फिर यदि उसके साथ सार्वनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अस्पताल वैसे ही कैसे है, खतरनाक शब्द है। और ऐसे में अगर अस्पताल के साथ जो है वो अगर आप सार्वनिक यह शब्द लगा दो, चिपका दो, यानी क्या लगा दो, तो समझो कि आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा से यानी भगवान से मिलने का समय आ गया है। यह भयावहता उन्हें सार्वजनिक अस्पताल के बारे में लग रही थी। ऐसा व्यंग उन्होंने सार्वजनिक अस्पताल पर करारा व्यंग यहाँ पर किया है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सार्वजनिक अस्पताल में अधिकाधिक मरीज सार्वजनिक अस्पताल में आते हैं और उतने सारे लोगों की, मरीजों की सेवा और देखभाल जो है वो ठीक तरीके से हो नहीं पाती और मरीज और क्या होते हैं, मरीज डरे हुए रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगता कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। अभी लेखक को ऐसे लगने लगा है कि उसकी टांग टूटना सिर्फ एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। देखो उसे अभी क्या भय लग रहा है कि उसकी टांग टूटी, उसे कुछ नहीं लगा। उसे क्या लगता है, वो सिर्फ एक घटना घटी है। जिंदगी में क्या हुआ है मेरे साथ, मेरी जो टांग टूटी है वो सिर्फ एक घटना घटी है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्घटना क्या हुई है मेरे साथ कि मैं सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हूँ। यहाँ पर भी लेखक ने क्या किया है, सार्वजनिक अस्पताल की जो स्थितियाँ है उस पर करारा व्यंग हास्य के माध्यम से उन्होंने किया है। यानी टांग टूटने का उसे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो उसे डर किस बात का है कि वो सार्वजनिक अस्पताल में है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, इससे बड़ी दुर्घटना और कुछ भी नहीं हो सकती। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अभी लेखक को जो है वो अपने टांग से ज़्यादा फिक्र उसे किस बात की होने लगी, फिक्र यानी क्या, चिंता। उसके जो टांग टूटी थी, उस टांग टूटने की जो चिंता थी, उससे ज़्यादा चिंता उसे किन लोगों की होने लगी, जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी जताने यानी सहानुभूति दिखाने के लिए लेखक से मिलने आएंगे। देखो जब भी कोई हमारे नज़दीकी रिलेटिव रहता है या अड़ोस पड़ोस का कोई परिचित व्यक्ति होता है जिसे को एडमिट वगैरह किया जाए, जो बीमार वगैरह हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो जब हम उनको मिलने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके साथ सहानुभूति दर्शाते हैं। नहीं ठीक है, चिंता मत करो, आप 2-4 दिन में क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है। ऐसा हम उन्हें सहानुभूति देते हैं। ऐसे लोग, लेखक अभी यहाँ पर कहता है कि मुझे फिक्र यानी चिंता मुझे उन लोगों की हुई, यानी उन लोगों के बारे में वो चिंता कर रहा था जो हमदर्दी जताने यानी सहानुभूति दर्शाने के लिए मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। बच्चों ये जो बात है वो बहुत ही सही बताई है यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट को क्यों अस्पताल में भर्ती किया जाता है, वो देखरेख में रहे, उसे ठीक तरीके से आराम मिले, वो निश्चिंत रूप से आराम कर सके, इसलिए क्या किया जाता है, उसे आराम करने के लिए वहाँ अस्पताल में रखा जाता है, ठीक ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें अस्पताल में रखा जाता है। लेकिन कई बार मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। देखो बच्चों अभी यहाँ पर जो है वो आराम हराम होना ये भी एक मुहावरा है। आराम हराम होना ये भी एक मुहावरे के तौर पर पूछा जा सकता है। आराम हराम होना यानी बहुत परेशान होना। आराम हराम होना यानी क्या, बहुत ही परेशान होना। यानी देखो कि कई बार पेशेंट को भी एक आध बार ऐसे लगता है कि कोई मिलने के लिए आया तो उससे भी ऐसे लगता है कि ठीक है चलो बहुत अच्छा हुआ यह व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आया, मुझे थोड़ी देर राहत तो मिलेगी, मैं थोड़ी देर अपनी दुख तकलीफ़ जो है वो भूल जाऊंगा। लेकिन ऐसे कब होता है, तो कुछ लोग आते हैं तब हमें ऐसे लगता है। तो कुछ लोग आने के बाद इतनी देर तक वहाँ पर बैठे रहते हैं कि मानो वो मरीज़ से मिलने के लिए नहीं आए हैं, तो गप्पे लड़ाने के लिए वो अस्पताल में आए हुए
है कि चलो अपना टाइम पास नहीं हो रहा है तो जाके पेशेंट से भी मिल लेंगे, यानी 10-15 मिनट पेशेंट से मिलने की वजह वो क्या करते हैं, आधा आधा पौना पौना एक घंटा अस्पताल में मरीज़ के साथ गप्पे लड़ाते रहते हैं। तो सोचो ऐसी अवस्था में ऐसे लोग अगर मिलने के लिए आएंगे तो कितनी परेशानी उस मरीज़ को उठानी पड़ती होगी। उस बेचारे का तो आराम हराम हो जाता है, यानी वो बहुत ही परेशान हो जाता है। और इस आराम की क्या होती है, ऐसी अवस्था में पेशेंट को, जो मरीज होता है, उसको खास ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, पीड़ा में होता है, दुख तकलीफ़ में होता है, दुख की वजह से, वेदनाओं की वजह से वो ठीक से आराम नहीं कर पाता। और जैसे ही वो आराम करने के लिए जाए तो क्या होता है, कोई ना कोई उन्हें मिलने के लिए आ ही जाता है, फिर से उसे उठना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, जिस आराम की उसे ज़रूरत होती है वो उन्हें मिल ही नहीं पाता। इसलिए लेखक कहता है कि आराम हराम हो जाता है। जनरल वार्ड का एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दें। जनरल वार्ड जो होता है, उस जनरल वार्ड का एक नियम ही होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दें। देखो यहाँ पर भी लेखक ने तकलीफ़ शब्द का इस्तेमाल किया है कि आप क्या करो, एक निश्चित समय पर, यानी टाइम दिया हुआ रहता है कि समझो सुबह 10 से लेकर दोपहर 1 तक या 1:30 बजे तक ही आपको मिलने के लिए अलाउ होता है। 2 घंटे सुबह हो या 2 घंटे शाम हो, ऐसे 2-2 घंटे क्या किया जाता है, जो जनरल वार्ड में है पेशेंट उसे मिलने के लिए टाइम दिया जाता है। और उसी टाइम में अगर मरीज़ को मिलने के लिए कोई रिश्तेदार आए तो उन्हें अंदर छोड़ा जाता है। एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उसी टाइम में आप क्या कर सकते हो, मरीज़ से मिल सकते हो, पेशेंट से आप मिल सकते हो। किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है, लेकिन प्राइवेट वार्ड क्या है, एक खुला निमंत्रण है। यानी प्राइवेट वार्ड के बारे में यहाँ पर लेखक ने हमें बतलाने का प्रयत्न किया है कि जनरल वार्ड में क्या होता है, एक टाइम होता है, टाइम लिमिट होता है, उसमें आकर आप मिलकर लेके जाओ। क्योंकि क्या होगा, जनरल वार्ड में क्या होता है, कई सारे पेशेंट वहाँ पर एडमिट होते हैं, और अगर एक पेशेंट का रिलेटिव अभी आए, दूसरे पेशेंट का रिलेटिव तब आए, तो क्या होता है, पेशेंट ठीक तरीके से आराम नहीं कर पाएंगे। जितने भी पेशेंट्स हैं उस वार्ड में वो ठीक तरीके से आराम नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाता है, एक लिमिट दिया जाता है कि उस लिमिट में ही आकर, 2 घंटे में ही आकर आप पेशेंट से मिलकर चले जाओ। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को पेशेंट से मिलने के लिए अंदर छोड़ा नहीं जाता। लेकिन प्राइवेट वार्ड के बारे में अभी यहाँ पर लेखक ने बतलाया है, यह तो एक खुला निमंत्रण होता है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। देखो अभी लेखक ने क्या किया है, यहाँ पर जो प्राइवेट वार्ड है उसके बारे में बतलाया है कि हे मेरे परिचितों यानी मुझे जानने पहचानने वाले लोगों, रिश्तेदारों यानी मेरे जो रिलेटिव है वो, मेरे मित्रों, मेरे जो भी मित्र हैं उन सबको वो क्या कह रहा है, आओ, जब जी चाहे आओ, यानी जब भी तुम्हारा मन चाहे तब तुम मुझे मिलने के लिए आ जाओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। चाहे जितना टाइम आप यहाँ पर रुको, कोई समय की पाबंदी नहीं है। देखो जनरल वार्ड में कहा जाता है चलो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, चलो अभी आपका टाइम हो गया, आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप चलिए बाहर, या फिर 2 घंटे बीत चुके, अभी कोई पेशेंट का रिलेटिव यहाँ पर रुकेगा नहीं, सब लोगों ने बाहर चले जाओ। लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसा होगा क्या, नहीं। तो प्राइवेट में जिससे चाहे मन चाहे, जिसे जैसा वक्त मिले वो क्या करता है, पेशेंट से मिलने के लिए आता है। जितना वक्त चाहे वो वहाँ पर बैठा रहता है, 1-1 घंटा हो, 2-2 घंटा हो, वो क्या करता है। देखो यहाँ पर कोई लोग यानी सभी लोग ऐसे करते हैं क्या, नहीं। कोई समझदार होता है वो कहता है नहीं, हमने क्या किया है, वो बेचारा बीमार है, उसे मिलने के लिए जाना चाहिए, तो जाकर 5-10 मिनट उससे मिलेंगे, फिर बाहर निकल कर आ जाएंगे, चाहे उसके रिश्तेदार हों उनके साथ बात करेंगे। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होता है कि वो पेशेंट के साथ ही 1-1-2 घंटों तक बातें करता रहता है। कोई समय की पाबंदी यहाँ पर नहीं रहती, कोई समय का लिमिट यहाँ पर नहीं रहता। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। तुम्हें मुझसे जो भी कुछ बदला लेना है, उस बदला लेने का यही सही वक्त है, क्योंकि मैं इस अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में भर्ती हूँ, मैं यहाँ से कहीं पर भाग नहीं सकता।
बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी क्या हो जाता है? बदले का बदला हो जाता है और हमदर्दी की हमदर्दी हो जाती है। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। जैसे ही मिलने वाले लोग अभी आना शुरू हो जाएंगे, उनका ख्याल आते ही, उनके बारे में सोच विचार लेखक के दिमाग में आते ही वो मानो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी दूसरी टांग भी अभी टूट गई है। यानी वो डर जाते हैं कि अभी लोग मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं और अभी भी लोग मुझसे मिलने आएंगे तो मेरी क्या अवस्था होने वाली है। इसका सोच विचार करते ही लेखक को ऐसे लगता है कि उनकी जो दूसरी टांग है वो दूसरी टांग भी क्या हो गई है? टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। देखो, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही करारा व्यंग किया है कि कई बार ऐसा कहा जाता है, नहीं नहीं वो मुझसे मिलने के लिए अस्पताल में आया था तो मेरे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं भी जाकर उससे मिलने के लिए जाऊँ। यानी क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आया था, इसलिए क्या करना है? मुझे मिलने के लिए जाना है। ठीक है, कि उसे दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, वो नहीं तो वो मुझसे मिलने के लिए आया था, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेखक यहाँ पर कहता है मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए, यानी वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। जिनकी टांग टूटी थी या उनका और कुछ भी टूटा था या शायद वो बीमार थे, तब के समय में लेखक उनसे मिलने के लिए उनके पास गया था। ऐसे लोग सबसे पहले लेखक को मिलने के लिए आए। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। लेखक को ऐसे लगता है कि मानो वो लोग जो थे वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटे और कब उसका एहसान चुकाया जाए। एहसान चुकाया जाए यानी क्या? कि जो कृतज्ञता है वो चुकाई जाए कि ये मुझसे मिलने के लिए आया था, इसलिए मैं भी उससे मिलने के लिए चला जाऊंगा। क्यों ऐसे कहा गया है? क्योंकि ऐसे वक्त में जब रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो लोग क्या करते हैं? फटाफट मिलने के लिए आ जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट जो है वो पूरी तरीके से आराम नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर ऐसा करारा व्यंग यहाँ पर कहा है। इनकी हमदर्दी से यह बात खास छिपी रहती है। इनकी हमदर्दी में ये बात है वो खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। जो हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, सहानुभूति दिखलाने के लिए आते हैं, तो उनकी जो हमदर्दी है, जो सहानुभूति है, उसमें एक बात तो छिपी हुई रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी सब पर ऐसे वक्त आता है कि कभी ना कभी किसी को क्या होता है, ऐसे ही समय से गुजरना पड़ता है। तू मुझे मिलने के लिए आया था अस्पताल में, आज देख मैं भी तुझे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वक्त सब पर आता है, यानी ऐसे लोग भी यहाँ पर आने वाले होते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती। देखो, जैसे तकलीफ होती है, अगर हमें कुछ तकलीफ हो, हमारा हाथ पैर वगैरह दुख रहा हो या सिर दुख रहा हो, तो हमें नींद आ सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो वेदनाएं होती है, जो पीड़ाएं होती है, उनसे हम क्या होते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं और उसके वजह से हम ठीक से सो नहीं पाते। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दर्द जो होता है, उस दर्द के वजह से मरीज तो वैसे ही नींद नहीं आती। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं। अगर थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से जाकर कभी थोड़ी आँख पेशेंट की लग भी जाए तो उसको मिलने वाले लोग क्या करते हैं? उसे जगह देते हैं, नींद से जगह देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। औपचारिकता निभाने के लिए आना यानी क्या? कि हम आपको मिलने के लिए आए थे, ऐसा दिखलाने के लिए आना, ऐसे निभाने वाले आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, कुछ भी उन्हें सहानुभूति मरीज से नहीं होती। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। एक सूरत दिखाने के लिए, यानी तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम बीमार थे और ऐसी अवस्था में तुम अकेले थे तो मैं भी तुम्हें मिलने के लिए आया था, ऐसा दिखलाने वाले लोग आते हैं।
उनके मन में वो कैसे होते हैं, सिर्फ औपचारिकता निभाने वाले होते हैं। उनके मन में पेशेंट के रिलेटेड कोई सहानुभूति होती है क्या? तो नहीं। यहाँ पर लेखक कहता है कि ऐसे लोग आते हैं कि जिनके मन में तो सहानुभूति होती नहीं है, लेकिन सिर्फ वो किस लिए आते हैं, सूरत दिखाने के लिए आते हैं, यानी चेहरा दिखाने के लिए आते हैं कि तुम बीमार थे उस वक्त मैं तुम्हें मिलने के लिए आया था। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। ऐसा ही चल रहा था। लेखक इधर उधर से, एक तो वेदना की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इधर उधर से उसे नींद लग जाए तो कोई मिलने के लिए आ जाए तो क्या हो जाता था, उसकी नींद टूट जाती थी। मिलने वाले लोग ये देखते नहीं थे कि अरे पेशेंट जो है वो सोया है, कि जो साथ में रिलेटिव है उससे बात करके चला जाए, क्योंकि जो साथ में है वो व्यक्ति भी बता देगा कि कोई आपसे मिलने के लिए आया था वगैरह करके। तो ऐसा नहीं करते। तो वो मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, अगर कोई सच्चे मन से अगर व्यक्ति को मिलने के लिए जाता तो वो जगाता है क्या व्यक्ति को? नहीं, वो देखकर चला जाएगा। लेकिन जो ये दिखलाने के लिए आया था कि मैं भी तुमसे मिलने के लिए आया था, तो वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट को जगह, नींद से जगह देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, मरीज ठीक से सो नहीं पाता। वैसी हालत लेखक की हो गई थी और उसने क्या किया था, इन बातों से परेशान होकर, मिलने वालों से परेशान होकर एक दिन उसने तय किया कि निर्णय उसने लिया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। आज कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए मैं क्या करूँगा, आज अपनी आँख नहीं खोलूँगा, मैं सोया ही रहूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। भले ही मुझे नींद नहीं आई होगी, लेकिन कोई मुझे मिलने के लिए आया है तो मैं आँख खोलने वाला नहीं हूँ। ऑफिस के बड़े बाबू आए, ऑफिस के जो बड़े साहब थे वो आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अभी लेखक के ऑफिस के जो बड़े साहब थे, वो बड़े साहब जो थे वो लेखक को मिलने के लिए आए थे। और जब उन्होंने देखा कि उन्होंने मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय, यानी उन्होंने लेखक सोया है यह जानकर कि ये सोया है क्यों उसे जगाना चाहिए, ऐसा जानकर वापस रिटर्न जाने के बजाय वे सोचने लगे, वो विचार करने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अगर लेखक ने उन्हें नहीं देखा आँखें खोलकर तो कैसे लेखक को पता चलेगा कि लेखक के ऑफिस के जो बड़े साहब थे वो भी लेखक को मिलने के लिए आए थे। यानी यहाँ पर देखो कि लोगों की जो मानसिकता है वो यहाँ पर दर्शाई गई है कि पेशेंट है उसे सोने देना चाहिए, तो उसके वजह मैं तुमसे मिलने के लिए आया था यह दिखलाने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें जगाया जाता है, उनकी नींद तोड़ी जाती है। वो फिर यहाँ पर बड़े साहब है, यानी वो तो बहुत ही सुशिक्षित होंगे, उन्हें भी पता होगा कि पेशेंट को आराम की ज़रूरत है, फिर भी उन्होंने क्या किया था कि सोने देने के बजाय उन्होंने क्या किया था, लेखक को जगाने का प्रयत्न वो उन्होंने किया था। उन्हें ये लग रहा था कि इस व्यक्ति को कैसे, लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं उन्हें मिलने आया था। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। अतः उन्होंने क्या किया, लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया कि वो क्या हो जाएगा, नींद से जग जाएंगे। धीरे धीरे हिलाना शुरू किया तो उनको लगा कि ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, इनकी नींद टूट जाएगी, वो आंखें खोलकर देखेंगे। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। उन्होंने कोशिश की हिलाकर देखने की, आवाज़ देकर हिलाकर देखने की उन्होंने कोशिश की, लेखक को जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लेखक ने जब आँख नहीं खुली, यानी उन्होंने आंखें नहीं खोली, तो उन्होंने क्या किया, मेरी टांगों के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। लेखक की जो टूटी हुई टांग थी उसका जो हिस्सा था, उस हिस्से को टूटी हुई जगह पर, जहाँ पर बहुत पेन हो रहे थे, उसी जगह पर उन्होंने क्या किया, जोर से दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली, यानी लेखक को जैसे ही तकलीफ़ हुई वहाँ पर और दर्द बहुत हुआ, और दर्द के उन वेदनाओं की वजह से जैसे ही लेखक ने चीखते हुए आँखें खोली तो वह मुस्कुराते हुए बोले। यानी लेखक यहाँ पर जो था वो दर्द से, वेदना से पीड़ित हो रहा था, दुख से पीड़ित हो रहा था, और जो सामने वाला था वो मुस्कुराते हुए बोला, कहिए अब दर्द कैसा है। उन्होंने क्या कहा कि कहिए अब आपका दर्द कैसा है। यानी यहाँ पर देखो कि मानसिकता क्या है, अगर ऐसा नहीं उठ रहा है तो उसे जहाँ पर तकलीफ़ है उस जगह पर थोड़ा हाथ लगा दो, दर्द के मारे वो उठ जाएगा, और उठने के बाद उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मैं उससे मिलने के लिए आया था अस्पताल में, मैं भी उसे मिलने के लिए आया था। यानी जो पेन उसका रुका हुआ था
थोड़ा बहुत उसी जगह पर उन्होंने क्या किया था, जोर से दबा दिया था और उसकी वजह से और पेन होने लगे थे। और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अभी वो पूछ रहे हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है, यानी आपको जो तकलीफ़ हो रही थी वो अब कैसी है। ये जो हास्य व्यंग्य निबंध लेखक ने हमें यहाँ पर दिया है, वहारे हमदर्द, इसमें लेखक ने किस प्रकार हमदर्दी जो है वो पीड़ादायक बन जाती है, यह उन्होंने हमें बतलाने का प्रयत्न किया है। आज तक हमने इस पाठ में देखा, आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ में देखा कि लेखक किस प्रकार पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाषण सुनकर आ रहा था, किस प्रकार उसकी साइकिल जोश में थी और गाड़ी जो थी वो गुस्से में थी। यानी उसका मीनिंग क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और किस प्रकार दोनों की टक्कर हो जाती है, एक दूसरे से वो टकरा जाते हैं, लेखक का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। कैसे एक व्यक्ति जो है वो तेज़ी से यही बताने के लिए रुका हुआ रहता है कि आप सरकारी अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए हो और आप ठीक हो, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी एक टांग फ्रैक्चर हुई है, इतना बताने के लिए शायद वो वहाँ पर खड़ा था। कोई जाने अनजाने चेहरे उनके आजू बाजू में खड़े थे। लेखक ने सरकारी अस्पताल पर किस प्रकार करारा व्यंग्य किया है वो भी हमने इस वीडियो में जाना है कि कैसे वो कहते हैं कि मेरी टांग टूटना सिर्फ एक घटना है, लेकिन सरकारी अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना है। क्यों ऐसे कहते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है। फिर उन्हें यह चिंता होती है कि जो मिलने के लिए आने जाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो हमदर्दी जताने के लिए आने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं वो भी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले मिलने के लिए कौन से लोग आते हैं और उनके विचार क्या होते हैं वो भी हमने देखा। लोगों की मानसिकता किस प्रकार होती है कि सोया है तो सोने दो, वैसे नहीं करेंगे, मैं आया हूँ ये दिखाने के लिए वो क्या करेंगे, पेशेंट को जगाएंगे। किस प्रकार लेखक के ऑफिस के बड़े साहब आए और उन्होंने लेखक के दुख रहे टूटे हुए जो हिस्सा था उसको दबाकर उन्होंने क्या कहा, लेखक दर्द में पीड़ा से वेदना से चिल्ला रहा है और साहब मुस्कुराते बोल रहे हैं कि अब दर्द कैसा है, यानी पीड़ा देकर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तकलीफ़ अब कैसी है, सिर्फ और सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। क्या इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे लेखक ने व्यंग्य यहाँ पर बदला, हास्य व्यंग्य सारी व्यवस्थाओं पर किया हुआ है। तो हम यहाँ तक का पाठ देखेंगे बच्चों, और आपका जो होमवर्क है वो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि ये जो लेसन है इस लेसन को आपको ठीक से पढ़ना है और जो दिए हुए निबंध है उसे भी अगर आप कंप्लीट किए हैं तो ठीक, वरना आप क्या करो उसे भी कंप्लीट करो। फर्स्ट और सेकंड लेसन के नोट्स मैंने टाइम टू टाइम आपको लिखने के लिए कहे थे, वो भी आप नोटबुक में लिख लो। जो टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए कहा है वो टेक्स्ट बुक में लिखो, जो नोटबुक में लिखने के लिए कहा है नोटबुक में लिखो। आपके नोट्स रेडी रखो, ठीक है। और ये पार्ट आज के लिए होमवर्क क्या है, ये पार्ट आप मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। ये पार्ट आप मन लगाकर पढ़ो। तो हम आप निबंध भी कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हम कहानी वृत्तांत की और भी बढ़ने वाले हैं, इसीलिए निबंध पॉसिबल हो तो कंप्लीट करके रखिए, यानी जैसे मैं आपको टॉपिक दूंगी कहानी के तो आप आगे लिख पाएंगे, ठीक है। तो निबंध की बुक भी कंप्लीट करो और आपकी क्लास वर्क भी कंप्लीट रखो और ये पार्ट भी आज के लिए पढ़ो, ठीक है। हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।